हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विनायक और आप लोग देख रहे हैं A1 पाई क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है निगमन विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड। इससे पहले हम लोगों ने आगमन विधि पढ़ा। आगमन विधि का जस्ट उल्टा विपरीत है निगमन विधि। हम लोगों ने आगमन विधि में पढ़ा था उदाहरण से नियम की ओर, और इस नियम के तहत पढ़ेंगे नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे। मतलब जब भी छात्र को हम इस विधि द्वारा गणित सिखाएंगे या किसी भी विषय को सिखाएंगे तो सबसे पहले विद्यार्थी को हम नियम लिख देंगे। तत्पश्चात उसको कहेंगे कि आप इस नियम को याद कर ले। इसके बाद हम विद्यार्थी को उस नियम को उदाहरण के द्वारा क्लियर करेंगे। और एक बात याद रखिए, निगमन विधि सिर्फ शिक्षक निगमन विधि सिर्फ गणित के विषय में ही काम नहीं आता, बल्कि प्रत्येक विषय में काम आता है। और इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो, एमपी टेट हो, सीजी टेट हो, या बिहार का टेट हो, या फिर यूपी टेट हो, कोई भी हो। तो चलिए इसे हम समझते हैं एक उदाहरण द्वारा। पहला हमारा उदाहरण है, हम लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में साधारण ब्याज बराबर। इसका फॉर्मूला होता है, हो सकता है आप लोगों को याद हो, देख ले एक बार क्या होता है। मूलधन गुने समय गुने दर। क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। यह आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा। तो इस नियम के तहत सबसे पहले हम छात्र को नियम बताएंगे, फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल द्वारा छात्र को नियम का क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लेते हैं मूलधन क्या है, 1200। मूलधन समझते होंगे आप लोग, मतलब कि जो पैसा किसी व्यक्ति को दिया जाता है ब्याज पर, उसे हम मूलधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1200 मूलधन लिए। समय मान लेते हैं 3 वर्ष के लिए दिया गया किसी व्यक्ति को, यानी कि 3 साल के लिए। दर माने कितने का रेट से दिया गया, मान लेते हैं 10%। 10% कहने का अर्थ ये होता है कि 100 रुपया का 10 रुपये ब्याज लगेगा। आपको कितना लगेगा? 100 का 10 रुपये लगेगा। तो सबसे पहले विद्यार्थी फॉर्मूला के द्वारा इसको निकालेगा कि ब्याज कितना हुआ, साधारण ब्याज कितना हुआ। मूलधन कितना है? 1200। तो यहाँ रखेंगे मूलधन 1200 गुने समय है, समय कितना है? 3, तो समय 3 गुने दर कितना है? दर है 10, तो 10। अब बट्टा में क्या होता है? 100। इसके बाद हम लोग काटेंगे, काटा कटोवल करेंगे। जैसे 00 से 00 कट गया, नीचे 1 बचा, नीचे 1 कोई महत्व नहीं है उसका। 12 तिया 36, 36 को 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 360 रुपया। मतलब फार्मूला के द्वारा हमें ब्याज कितना आया? 360 रुपये आया। अब मान लीजिए जो व्यक्ति पढ़ा नहीं है, या फिर मतलब अपने समझ, अपने कॉमन सेंस पे निकालेगा, कैसे निकालेगा? तो अभी हमने आपको बताया कि दर जो 10% है, इसका अर्थ होता है कि 100 रुपये पे, मतलब अगर किसी आदमी को आप 100 रुपये देंगे तो 1 वर्ष के बाद, 1 साल के बाद उससे आप 10 रुपये का ब्याज लेंगे। कितना लेंगे? 10 रुपये। अब 1200 है तो 100 का आप 10 रुपये लिए, तो ये बताइए 1200 में 100 का कितना नोट होगा, मतलब कितना नोट जाएगा? नोट समझते हैं ना आप, नोट समझते होंगे। तो 1200, 100 में लगा 10, तो 1200 में कितना लगेगा? 10 को हम लोग 12 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें 12 को नोट होगा 100 का। तो 12 को 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 120 रुपया। 1 साल का लगेगा 120, लेकिन दिया कितना वर्ष के लिए? हम लोगों ने 3 वर्ष के लिए दिया। अब हम लोग इसको 3 से गुना भी करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा कि 3 साल में कितना ब्याज लगेगा। तो 12 को 3 से गुना किए, कितना हो गया? 12 तिया 36, 0 का 0, 360 रुपये। मतलब विद्यार्थी को हम बताएंगे, देखिए कि एक नियम के द्वारा ही बनाया, 360 रुपये आया, और हम लोग अपने कॉमन सेंस से या अपनी समझ से बनाए तो कितना आया? 360 रुपये आया। मतलब विद्यार्थी को समझाएंगे कि नियम क्या है? सत्य है। मतलब नियम पहले पढ़ा दिए, उसको याद करवा दिए, फिर उदाहरण द्वारा उस नियम का एक्सप्लेनेशन, उस नियम को क्लियर कर दिए। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपको भी काफ़ी क्लियर होगा कि आखिर निगमन विधि है क्या। वैसे आपको जहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दे वीडियो को। हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बचपन में पढ़े होंगे आयत। आयत समझते होंगे आप लोग। ये बोर्ड का जो आकार है वो आयत का आकार ही है। आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप क्या पढ़े होंगे हम लोग? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फार्मूला है। विद्यार्थी को हम लोग फार्मूला पढ़ाएंगे, फिर समझाएंगे कि फार्मूला कैसे सत्य है, कैसे इसका सत्यापन करेंगे, ये विद्यार्थी को पढ़ाना है। चलिए लेते हैं, मान लेते हैं ये बोर्ड को ही लेते हैं एग्जाम्पल में। इसका लंबाई जो है हम लोग मान लेते हैं कितना है? 5 मीटर है।
इसका चौड़ाई मान लेते हैं 3 मीटर है, हालांकि कुछ और भी हो सकता है लेकिन हम लोग यहाँ मानकर काम कर रहे हैं क्योंकि हमें समझना है। यहाँ लंबाई 5, चौड़ाई कितना मान लिए 3 मीटर मान लिए। चलिए अब हम लोग फार्मूला के द्वारा इस आयत का परिमाप निकालेंगे, मतलब कि बोर्ड का। तो क्या होगा 2 गुने लंबाई, लंबाई कितना 5 प्लस चौड़ाई कितना 3, चौड़ाई 3। सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा तो 2 गुने 5 दिया, सॉरी जोड़ना है 5 3 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 मीटर यानी कि 16 मीटर। इस बोर्ड का परिमाप क्या हो गया 16 मीटर। अब विद्यार्थी को हम लोग चाहे तो समझा सकते हैं, समझाने से पहले हमें परिमाप का अर्थ समझाना पड़ेगा कि आखिर परिमाप क्या है। तो परिमाप यह है कि बोर्ड की चारों तरफ की जो कुल लंबाई है उस कुल लंबाई को हम क्या कहेंगे परिमाप कहेंगे, मतलब किनारा की लंबाई, किनारों की लंबाई को हम परिमाप कहेंगे। तो इसे यह समझे, जैसे कि अभी यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना था 5 मीटर था, तो 5 मीटर सबसे पहले लेंगे हम। नीचे का भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस 5। अब चौड़ाई की बात करें क्योंकि लंबाई दोनों हो गया, अब चौड़ाई की बात करते हैं। इधर का चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 मीटर, जस्ट इसका अपोजिट वाला उल्टा वाला भी कितना हो जाएगा 3। अब जोड़ेंगे 5 5 10 3 13 13 3 16 मीटर। विद्यार्थी को क्या दिखाएंगे, देखो हम नियम के द्वारा भी निकाले तो हमें कितना आया 16 मीटर आया, और जब हम अपनी समझ के आधार पर अपने कॉमन सेंस से निकाले फिर भी कितना आया 16 मीटर आया। तो विद्यार्थी को इस तरह हम समझा सकते हैं कि नियम से उदाहरण की ओर गए और नियम को क्लियर करेंगे, और जब हम इस तरह के नियम का उपयोग करेंगे तो इसे कहेंगे निगमन विधि। इसके कुछ और सूत्र है तो चलिए हम उस पर अब फोकस करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं निगमन विधि के कुछ और सूत्र है जिनका उपयोग निगमन विधि में किया जाता है। हालांकि इस नियम इसी जो सूत्र है उसी से तोड़ फोड़ के इसको लाया गया है, आसान है, आपको समझ जाएंगे उम्मीद है हमें। जैसे कि पहला है अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात मतलब जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, अभी क्या पढ़ा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। हमें नहीं मालूम था कि मूलधन क्या है, हमें नहीं मालूम था कि समय क्या है, हमें नहीं मालूम था कि दर क्या है। तब हम लोग क्या करते हैं, एक ज्ञात संख्या लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, मूलधन ये है, समय ये है, दर ये है, मतलब ज्ञात की ओर बढ़े। पहले अज्ञात था फिर ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, इसलिए ऐसा कहा था अज्ञात से ज्ञात की ओर। फिर क्या है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यहाँ से छूट गया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर मतलब एक सामान्य नियम था, सामान्य नियम जनरल फार्मूला, मूलधन कुछ भी हो सकता है, समय कुछ भी हो सकता है, तो एक सामान्य है। फिर हम एक क्या करते हैं विशिष्ट मतलब एक विशेष संख्या लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस नियम को समझते हैं। फिर क्या है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, वो जो फार्मूला था वो छोटे से क्षेत्र में अट जाएगा, इतना मान लीजिए इतना में अट जाएगा या फिर इतना में अट जाएगा सूक्ष्म, लेकिन उसको समझने के लिए उसको उदाहरण द्वारा जब हम समझेंगे तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, इसलिए कहा जाता है स्थूल की ओर। स्थूल मतलब होता है बड़ा क्षेत्र, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, और इसका विपरीत है ये स्थूल। चलिए अब हम लोगों ने तीनों समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि अध्यापक द्वारा निम्न पदों का उपयोग किया जाता है, मतलब इस विधि को पढ़ाते वक्त अध्यापक कुछ पदों का उपयोग करते हैं, उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्या है नियम का प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले छात्रों को बताया जाता है कि नियम क्या है, तत्पश्चात उस नियम को लोग याद कर लेते हैं। याद करने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग उदाहरण देते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं, या फिर प्रयोग करना भी कह सकते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर क्या करते हैं प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष निकालने के बाद हम लोग समझते हैं क्या कि सही में वो जो है फार्मूला जो है जो हम लोग विधि बताए वो सही में सही है या नहीं है, मतलब निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष निकालने के बाद हम लोग सत्यापन करेंगे, प्रूफ करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है, ये नियम क्या है बिल्कुल सत्य है। अब हम लोग निगमन विधि के गुण मतलब उसका जो विशेष जो मतलब क्या बोलते हैं अच्छाई है और उसके दोष के बारे में मतलब बुराई के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं निगमन विधि के गुण और दोष के बारे में। गुण माने इसकी अच्छाई और दोष माने इसकी खराबी, यानी कि निगमन विधि की खराबी। तो सबसे पहले हम लोग गुण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है, इस विधि में समय की बचत होती है। क्यों बचत होगा? क्योंकि इसमें नियम को खोजना नहीं है, बस हम नियम दे देंगे विद्यार्थी को, अब विद्यार्थी उस नियम के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर उदाहरण के माध्यम से उस नियम को समझेंगे। तो इसमें इस विधि से क्या होगा, समय की काफ़ी बचत होगी, और इस विधि का उपयोग से हम पाठ्यक्रम को तुरंत खत्म भी कर सकते हैं। और शिक्षक को इस विधि शिक्षक जो होता है यह विधि काफ़ी पसंद करता है, क्योंकि इस विधि में शिक्षक को कम मेहनत करने की जरूरत होती है। इसलिए दूसरा क्या है, इसमें छात्रों की स्मृति में वृद्धि होती है। स्मृति मतलब मेमोरी पावर में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्यों होता है? क्योंकि छात्र जो है इस विधि में रटता है। क्या रटता है? फॉर्मूला को रटता है, और रटने से क्या होता है, उसकी स्मृति उसकी मेमोरी में
वृद्धि होती है, मतलब उसका मेमोरी जो है अच्छा दिन पर दिन क्या होता है, अच्छा होता जाता है, उसमें रटने की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाएगा। इसका एक खराबी हो सकता है, रटने की प्रवृत्ति क्या होगा, ये खराबी है। दूसरा क्या है, बार बार अभ्यास से, मतलब हमेशा ऑलवेज टाइम प्रैक्टिस से यह विधि अधिक लाभप्रद हो जाती है। अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो यह विधि काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी लाभदायक है, बच्चों के लिए भी और शिक्षक के लिए। अब हम लोग इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला गुण क्या है, छात्र की जिज्ञासा, तर्क, विचार और शक्ति का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें हम छात्र को डायरेक्ट फॉर्मूला दे देते हैं। उससे क्या होता है, उसमें खोजने की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि फॉर्मूला लेगा उसमें ना सोचेगा ना कुछ, बस फॉर्मूला में बैठाएगा, आंसर निकालेगा, उसको तर्क करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जिज्ञासा क्यों उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी को पता है नहीं फॉर्मूला कैसे बना। जब हम विद्यार्थी को सिखाएंगे फॉर्मूला कैसे बना, तब उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होगा। लेकिन इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, छात्र को डायरेक्ट फॉर्मूला दे देते हैं, इसलिए उसमें जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होगा। विचार भी नहीं करेगा फॉर्मूला पर, विचार भी नहीं होगा, इसलिए बौद्धिक विकास मतलब मेंटलिटी के विकास भी नहीं होगा, मेंटल विकास भी नहीं हो पाएगा। दूसरा खराबी क्या है इसका, यह विधि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति, जो कि हमने यहाँ भी आप लोग को बताया था कि यह विधि छात्रों में क्या होगा, रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देगा। वो बस रटेगा, समझे या नहीं समझे, बस रट लेगा, याद कर लेगा, बस हो गया। तीसरा क्या है, इससे छात्रों में आत्मविश्वास, वो आत्मनिर्भरता की भावना पैदा नहीं होती। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें छात्र जो है फिर वही बात फॉर्मूला दे देंगे, रटेगा उठेगा, उसमें कुछ आत्मविश्वास नहीं होगा, अंदर से उसका जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा नहीं, आत्मनिर्भरता नहीं होगा, खुद पर डिपेंड होना नहीं सीखेगा। वो हमेशा शिक्षक पर डिपेंड रहेगा कि शिक्षक उसे फॉर्मूला देंगे और वो बस रट के उसको याद कर लेगा और क्वेश्चन में बैठा कर निकाल लेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।